हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं दो लोगों के बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कमर दर्द और स्लिप डिस्क से रिलेटेड। और इनमें से सबसे पहला जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो है योगेश्वर जी का। इसके अलावा मैं आप लोगों के सवाल भी लूँगी जो आप लोगों ने पूछे हैं मुझे अभी पिछले कुछ दिनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी मैं आपको उनका वो मैसेज दिखा रही हूँ जो रिसेंटली आया है, जहाँ उन्होंने लिखा है कि दीदी मुझे यूनानी मेडिसिन से काफ़ी रिलीफ आया है और मैं बैठा हूँ फिर भी मुझे कुछ पेन नहीं हुआ। ये क्यों लिख रहे हैं वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी, क्योंकि इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी इस तकलीफ़ में वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और इन्होंने यकीनन वही मेडिसिन ट्राई की हैं जो मैंने ली थी, और जो मैं बोलती हूँ कि एक बार आप ट्राई करके देख लो, अगर आपको रिलीफ मिलता है तो आप देखो कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, आप लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका बहुत ही जल्दी, मतलब ये इन्होंने जैसे मेडिसिन स्टार्ट की है वो 15-20 डेज़ के अंदर इनका ये मैसेज मुझे मिल गया था। ये इनका पहले का मैसेज है जिसमें इन्होंने अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया था कि जब मैं बैठता हूँ और कमर को लूज़ छोड़ता हूँ, मतलब ढीला छोड़ते हैं कमर को, तब मुझे दर्द होता है। और अगर ज़्यादा टाइम तक खड़ा रहता हूँ तो मुझे हिप में हल्का पेन होता है। ठीक है, तो ये इनको तकलीफ़ उस वक्त हो रही थी। और अगर मैं लेटा रहता हूँ थोड़ी देर, 5-10 मिनट घूमता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। बस बैठने जाता हूँ और कमर को टाइट रखता हूँ तो दर्द नहीं होता है। जैसे ही लूज़ करता हूँ, जैसे कि हम बैठते हैं, हम हमेशा लूज़ करके बैठते हैं, ठीक है, तो वैसे ही पेन होता है। मैं डेली एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, ये समस्या मेरी ख़त्म नहीं हो रही है। ये इनका जो इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में शेयर किया था वो ये प्रॉब्लम थी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जिनको भी ये तकलीफ़ होती है और उनकी स्टार्टिंग होती है लगभग 5-6 महीने के दौरान की ये बात होती है कि आप मेडिसिन भी ले रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन फिर कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे गलती होती हैं और वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम्स जो है आपकी ठीक ही नहीं होती दिखाई देती। सेम यही कंडीशन है। और ये जो लूज़ छोड़ने वाला जो इन्होंने कहा है, ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग में मेरे साथ था। ठीक है, जब मुझे ऐसा लगता था कि अकड़ी हुई और टाइट एकदम टेक लगा के बैठी हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही हम नॉर्मली जैसे बैठते हैं उस तरह से बैठती थी तो मुझे भी सेम ऐसी ही प्रॉब्लम होती थी। तो चलिए, ये इनको रिलीफ आ रहा है, मुझे खुशी है। मैं सिर्फ बताती हूँ आपको कि जो लोग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके हैं उन लोगों को प्रिकॉशंस का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें तो करनी ही हैं जो मैं बताती हूँ। आधी तकलीफ़ें तो प्रिकॉशंस कंटिन्यू करते ही आपकी सॉल्व हो जाती हैं। और कुछ मसाज और सकाई जो मैं बताती हूँ वो भी अगर आप कर लें तो आप और जल्दी हेल्प होती है। जिनको जो मस्कुलर पेन है ना उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि मैंने इनका शेयर किया। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए और अपने अभी चीज़ों को छोड़िएगा मत, चाहे कितना भी आपको एकदम से लगता है कि हमको रिलीफ आया है, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उन चीज़ों को कंटिन्यू करके चलिए। दूसरा जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, ये दीन बंधु नाम से चैनल है और मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई है हालांकि, लेकिन इन्होंने ही वहाँ पे मैसेज छोड़ा था जब इन्होंने वीडियो देखी होगी। तो जो मेडिसिन मैंने ली थी उसी के नीचे इन्होंने अपना मैसेज छोड़ा था कि आप शायद ये पुराने रेट की बात कर रहे हैं। और बहुत से लोग मुझे बोलते भी हैं कि मैम ये तो प्राइस इतना है, आप तो वीडियो में इतना बता रही हैं। तो मैंने वो जो डिब्बी थी उस वक्त जो रेट उस पर लिखा था वो काफ़ी पुराना रेट था, वही मैंने शेयर किया है। मुझे नहीं पता था कि अभी रिसेंट कितने का मिल रहा है, तो अभी प्राइस वाकई बढ़ गए। तो इन्होंने वो मेडिसिन लेनी स्टार्ट की और देखिए ऊपर आपने देख रहे होंगे 2 हफ्ते पहले का ये मैसेज था जब इन्होंने ऑर्डर की थी। और इनको 7 साल पुरानी इनको तकलीफ़ है, 7 साल इनको हो गए थे इस तकलीफ़ में, जो कि मैं नीचे अभी आपसे शेयर कर रही हूँ कि इनको प्रॉब्लम्स के मतलब 7 साल पुरानी प्रॉब्लम थी और इनको रिलीफ आया है। मैं बेहद खुश हूँ कि चलिए कोई और भी है जिसको अब आराम आना स्टार्ट हुआ है। एक लंबा टाइम किसी को दर्द में बीत गया। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये इन्होंने लिखा है जो कि 2 हफ्ते बाद का मैसेज है इनका। और यहाँ पे किसी और ने पूछा था उनको कि क्या प्रॉब्लम है, तो उनको रिप्लाई करते हुए उन्होंने जवाब दिया है कि हाँ, करीब 7 साल से प्रॉब्लम थी स्लिप डिस्क की, बहुत दर्द रहता था, पर जो मैडम ने बताई गई दवा है वो खा रहा हूँ और अब कुछ राहत है। तो यही एक
होता है ना कि इंसान को कब किससे रिलीफ आ जाए, मैं सिर्फ यही मान के चलती हूँ कि कब किसको किस चीज़ से रिलीफ आ जाए, आप वो चीज़ें ट्राई ज़रूर करें। आपको चाहे कितना भी वक्त हो गया हो, कितने भी आप परेशान हो, कितनी भी तकलीफ़ में हो, लेकिन आपको एक तो मेडिसिन आपको अलग अलग ट्राई करनी है, जो भी कितनी भी प्रॉब्लम में है वो हार ना माने कभी भी। और दूसरा, प्रिकॉशंस को मत छोड़िए, क्योंकि प्रिकॉशंस आपको इस तकलीफ़ को आगे बढ़ाने से रोकेंगे और आपको ठीक होने में मदद करेंगे। ठीक है जी, तो उनका भी, दीनबंधु जी का भी मैंने आपसे शेयर किया। अब आप लोगों का के सवाल ले रही हूँ जो आप लोगों ने पूछे हैं। सबसे पहले प्रियांशी जी हैं, जिन्होंने पूछा है कि मैं भी आपके जैसी सिचुएशन में गुजर रही हूँ। पहले तो बेड से उठ भी नहीं पाती थी, अब थोड़ा रिलीफ हुआ है। एमआरआई करवाई तो कमर में नस दब गया है। अभी मेडिसिन ले रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने फिजियोथेरेपी करवाई या नहीं, क्योंकि मुझे लोग बोल रहे हैं कि मेडिसिन से ठीक नहीं होती है, तो आप प्लीज़ बताएं कि क्या करना है। लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, ठीक है। तो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट की होगी फिजियोथेरेपी, तो आप ज़रूर लें, फिजियोथेरेपी करवा लें। लेकिन उस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखना है कि हर किसी के पास फिजियोथेरेपी कराना ठीक नहीं है। कोई बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस्ड जो हों डॉक्टर फिजियोथेरेपी के, उनसे ही करवाएं, क्योंकि आजकल बहुत बच्चे भी सीख रहे हैं, तो कोई उल्टा सीधा कुछ ना हो। मेन तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो ट्रैक्शन देते हैं ना फिजियोथेरेपी में, उसमें ज़रा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको घर पे ही मसाज और सिकाई का जो तरीका मैंने बताया, अगर उस तरीके से करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। पर आपकी इच्छा है, आप करवा के देखें। और ये ठीक नहीं है कि, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे आपके लिए ठीक होगी, है ना। आपके लिए मेडिसिन से भी ठीक हो सकती है, आपको एक्सरसाइज से भी ठीक हो सकती है, योगा से ठीक हो सकती है, आपको फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती है। तो इतना सोचना नहीं है, बस करके देखना है। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जिन बातों को मैंने आपको बताया है। ओके प्रियांशी जी। और जो प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ, झुकना नहीं है, नीचे नहीं बैठना है कुर्सी से नीचे, और वज़न नहीं उठाना है। टेक लगा के बैठिए, सीढ़ियाँ मत चढ़िए उतरिए, और पालथी मत मारिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आगे तो झुकना है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, ताकि आप जल्द से जल्द इससे बाहर आ सकें। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये एक मैसेज है कंट्री कॉल करके, इन्होंने लिखा है कि दीदी आपकी वीडियो से बहुत हिम्मत मिली, थैंक यू, आपने सुना और समझा उस चीज़ को। आगे लिखते हैं, मेरे टेलबोन में बहुत पेन है, बैठ भी नहीं पाती हूँ और ना ही खड़े हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ टेलबोन पेन क्या है, और ऊपर वाला बचाए इस दर्द से, क्योंकि इस दर्द ने मुझे बिल्कुल अपाहिज कर दिया था कि मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। मैं जानती हूँ इस तकलीफ़ को। तो आप को मैं यही सलाह दूंगी, एक तो टेल बोन पेन से अगर बाहर आना है तो सबसे पहले तो वो सारे प्रिकॉशंस करने हैं, क्योंकि जो स्लिप डिस्क वालों के लिए मैं बताती हूँ, ठीक है, लंबर वालों के लिए, तो आपने वो सारे प्रिकॉशंस तो करने ही करने हैं, उनमें ढील मत करिएगा। मसाज और सिकाई भी करें अपनी कमर पे। लेकिन टेल बोन को अगर ठीक करना है तो उसके लिए आपको बैठना एक तो अवॉइड करिए, बिल्कुल ज़रूरत पड़ने पर ही बैठें, वरना मत बैठें, आप अवॉइड करें बिल्कुल। क्योंकि आप जितना बैठोगे उतना ज़्यादा अपनी तकलीफ़ को आप ठीक होने से रोक रहे हो, है ना। और दूसरा, जब भी बैठते हो तो एक्टिवा की ट्यूब लो, उसमें थोड़ी हवा भर के उसे रख लो चेयर पे, और उसी के ऊपर बैठना है। टेल बोन को टच नहीं होने देना है सरफेस से किसी भी। और इसके अलावा एक लेप मैंने बताया है जिसने टेल बोन पेन में मुझे रिलीफ दिया था इंस्टेंट, और वो लेप है आंबा हल्दी मैदा लकड़ी चोट सज्जी का। उसे बनाने का तरीका सब मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप देखें, बनाना और लगाना दोनों बताया है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज़रूर यूज़ करें। बस अगर आप एक्टिवा की ट्यूब आपको नहीं लग रही है तो आप कॉकिक्स कुशन भी आप ले सकते हो, मतलब जो आपको कंफर्टेबल फील कराए वो आपने इस्तेमाल करना है। और बाकी चीज़ों के लिंक मैंने दे रखे हैं, आप नीचे चेक करें। और बैठने उठने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, बेल्ट का यूज़ करें डबल सपोर्ट वाली, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो मतलब धीरे धीरे ठीक होती है। देखो जल्दीबाजी कुछ नहीं होता इस तकलीफ़ में, अगर कोई ये सोच रहा है कि मिनटों में गायब हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। आपका प्रिकॉशंस, आपका सब्र आपको बिल्कुल तंदुरुस्ती की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आप हौसला खो दोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बहुत से पेशेंट हैं ऐसे जो बहुत जल्दी समझ जाते हैं इस चीज़ को और वो रिकवर भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं, लेकिन
वो समझना नहीं चाहते कि ये तकलीफ़ कितनी सीरियस है ना। तो उस चीज़ पे अमल करें, आप ही के हाथ में है, आपने अपने प्रिकॉशंस को फॉलो करना है बस। ये किसी का सवाल था कि मैडम एक्सरसाइज मेडिसिन सब ठीक से करें तो कितने मंथ में ठीक हो जाएगा। ये मंथ का या दिनों का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। हो सकता है आपको 2 दिन में ठीक हो जाए, हो सकता है 1 दिन में ठीक हो जाए, हो सकता है 1 महीने में ठीक हो। और अगर आपने प्रिकॉशंस अच्छे से नहीं किया तो ये सालों भी रह सकता है। तो आपने अपने प्रिकॉशंस पे ध्यान देना है, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, मेडिसिन ठीक से लेनी है। और जब आपको दर्द पूरी तरीके से चले जाए तब भी 1-2 साल तक झुकने और भारी वजन उठाने का काम बिल्कुल ना करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको झटका लगे। जैसे आप 2 व्हीलर का आप सवारी कर रहे हो और उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त झटका लगता है जब भी आप स्पीड ब्रेकर से उछलते हो या गड्ढे से, तो वो चीज़ प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखिए और बाकी वीडियोस फॉलो कीजिए। जो मैं चीज़ें बताती हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगा। जिनको ये प्रॉब्लम अभी रिसेंट हुई है, बस आपने प्रिकॉशंस रखने हैं, उसके बाद ये बिल्कुल एकदम आपको फील भी नहीं होगा कि कुछ तकलीफ़ है। बस उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें आप करते रहिए। एक्सरसाइज वो करिए जिससे आपको तकलीफ़ में रिलीफ मिलता हुआ महसूस हो। बाकी किसी से अगर दर्द बढ़ता है तो मैं यही सलाह दूंगी कि वो ना करें आप। ये RHL सिंह इनका सवाल है कि लोअर बैक से थाई और ग्रोइन एरिया में बहुत पेन रहता है, चलना फिरना बंद है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो आपको पता चल जाए कि लोअर बैक में क्यों दर्द है। और ये सिर्फ एक ही तरीके से नहीं होता है, कई वजह भी हो सकती हैं इसकी, तो इसलिए वो क्लियर होना ज़रूरी है। और प्रिकॉशंस आप अभी से स्टार्ट करें। मसाज और सिकाई अभी से आप घर पे स्टार्ट करें जो मैंने बता रखी है। ऑयल बना लें, तिल का तेल और कश्मीरी लहसुन जिसे गांठ लहसुन भी कहते हैं, उसका ऑयल बना के उसकी मसाज ऊपर की दिशा में करें सिर की तरफ, और हाथ को वापस नीचे की तरफ ना ले जाएं, सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ करना है। और मसाज के तुरंत बाद सिकाई कर लें। ये प्रिकॉशंस आपको आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बिल्कुल बंद करना है, 2 व्हीलर बंद करना है, सीढ़ी वगैरह बंद करिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है अगर वो स्लिप डिस्क की वजह से है तो वो आगे ना बढ़े, ठीक है। और बाकी चीज़ें अगर आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले तो वीडियोस फॉलो करिए, वीडियोस देखिए जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालती हूँ, और मेरी प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो स्लिप डिस्क रिलेटेड। अगर वहाँ पे भी कुछ समझना आ रहा हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सब चीज़ों का ध्यान रखिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व जल्द से जल्द हो जाएगी। ओके। ये सवाल किसी ने पूछा है कि रुकू सजदा कुर्सी में कर लें या नॉर्मल पढ़ सकते हैं नमाज, है ना। दर्द बहुत रहता है, बहुत, आप नमाज कैसे पढ़ें ये बताएं, चेयर में या जैसे पढ़ते हो झुक कर? नहीं, बिल्कुल नहीं, झुकना उकना नहीं है। मैंने नमाज पढ़ी है कुर्सी पे बैठ के ही पढ़ी है, और सजदा भी, क्योंकि मेरी गर्दन बिल्कुल बेकार हो गई थी, गर्दन हाथ बिल्कुल ख़त्म स्थिति वाली में उसमें था कंडीशन में, तो मैंने सजदा और रुकू सिर्फ नज़रों से किया है, इशारों से किया है, मतलब पलकों से, ठीक है। बस आप, अब मैं गर्दन बिल्कुल हल्का सा भी मूव नहीं कर सकती थी, मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी, कांपती थी गर्दन बिल्कुल। तो मैंने नहीं किया है, बस इशारे से किया है। आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पर यकीन रखिए, क्योंकि कबूल करने वाला तो जानता है ना कि प्रॉब्लम क्या है। आपको सजदा रुकू सिर्फ बैठे बैठे इशारे से करना है, गर्दन को मूव नहीं करना जरा सा भी, ना कमर को झुकाना है, बिल्कुल सीधे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये अर्शीन का मैसेज है जिन्होंने लिखा है कि मुझे 2023 अप्रैल से स्लिप डिस्क हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में चलना अच्छा है क्या? तो देखो, अभी फ़िलहाल अगर आपको ये तकलीफ़ है और आपको दर्द बहुत है तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको चलना फिरना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने सलाह दी कि वॉक करो वॉक करो। वॉक करने से ऐसी कंडीशन आ गई थी कि मेरी अपर बॉडी का वज़न तो डिस्क पे ही पड़ रहा था ना, तो रिपेयर कैसे होती। तो बोलने वाले बहुत सारे तरीके के, भाई पेशेंट अलग अलग होते हैं, सबकी कंडीशन भी अलग होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ चलने पे आपको दर्द फील हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो चलिए मत, वॉक मत करिए। आप जितना रेस्ट करोगे, लेटोगे, उतना जल्दी रिकवरी होती है। अपने प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज या योगा वो करिए जिससे आपको रिलीफ मिलता है, और मेडिसिन अपनी प्रॉपर लीजिए। आपको वॉक करने की अभी ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आपकी कंडीशन बेहतर होती जाएगी आप वॉक करने अपने आप ही लगोगे, अपने आप ही आपको अच्छा लगेगा, आप चलने फिरने लगोगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वॉक करनी चाहिए।
ये एक सवाल है चंचल कुमारी का, जिन्होंने पूछा है कि क्या आप ठीक होने के बाद उकड़ू बैठ पाती हैं या नहीं, क्या ज़िंदगी भर नहीं बैठ पाएंगे, प्लीज़ रिप्लाई। तो चंचल जी, एक तो आप ये टेंशन लेना छोड़ दो कि उकड़ू बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग होती है। मैं आप लोगों से बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जिनमें से कुछ तो रनिंग कर रहे हैं, कुछ अपना जिम भी कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी नॉर्मल अपनी जॉब कंटिन्यू किए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, ठीक है। पर कुछ लोग जैसे मेरे जैसी कंडीशन में जो लोग आ गए हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है, जिनकी मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप वो कंडीशन कितनी बुरी होती है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं कि वो नहीं करनी चाहिए, या आपको करने से पता चल जाएगा कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे मैं लगातार झुक के अगर झाड़ू लगाने लग जाऊं और 1-2 घंटे लगातार काम करती करती रहूं, और मतलब मैंने आराम किया ही नहीं है, बीच में जरा सा भी बैठी भी नहीं हूँ और झुकी झुकी लगी हुई हूँ, तो फिर मुझे थरथराहट महसूस होती है, जो कि इंडिकेशन है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैं वो नहीं करती हूँ। रही बात उकड़ू बैठने की, मैं आज के वक्त में उकड़ू बैठ पाती हूँ, लेकिन उकड़ू बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आती उकड़ू बैठने से, और मुझे डर लगता है, मैं वापस से उस तकलीफ में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। तो मैं हील पहन के उकड़ू बैठ जाती हूँ, ठीक है। मेरी जो हील है, जो नॉर्मल 1-1.5 इंच की हील होती है, उतनी ऊंची मेरी चप्पलें हैं, तो मैं उसमें बैठती हूँ। और वो भी मुझे बहुत ही यदा कदाई बैठना पड़ता है, मतलब कभी नीचे से कोई चीज़ उठानी हो या फिर बच्चे के लिए, तब मैं बैठती हूँ। उकड़ू बैठना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल। जिनको ये तकलीफ है उनके लिए तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं, उकड़ू भी और पालथी भी दोनों नहीं है, ठीक है। ठीक होने के बाद आपकी कंडीशन जैसी भी होगी, आपको अपने आप ही उस चीज़ का एहसास रहेगा, तो वो सबके लिए नहीं। आप घुटने के बल बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब अभी नहीं, ठीक होने के बाद। तो उकड़ू का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगी कि मैं उस चीज़ को अच्छा नहीं समझती, मेरे लिए ठीक नहीं लगता मुझे। पर हील में मैं बैठती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फील होती है। फ्लैट में मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती हूँ, फ्लैट चप्पल पहन के या मैं नंगे पाँव बैठ जाऊँ उकड़ू, वो मैं नहीं करती हूँ। बाकी सारी चीज़ें करती हूँ, और उन चीज़ों के लिए मैं हमेशा वीडियोस में बताती भी हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो, वो कितना तकलीफ दे था। अब आते हैं इस बात पे कि ज़िंदगी भर नहीं बैठ पाएंगे आप, तो ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दो। हर किसी की कंडीशन अलग है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग है, तो आपकी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी कि आप बैठ ही ना पाओ। मेरी रीढ़ की हड्डी पर तो इतने मतलब एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि वो जो उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे से अपने आप को कंपेयर मत करिए, और पॉजिटिव रहिए। आप जो भी चाहें आप कर सकते हो, आपको बस अपने अभी फ़िलहाल अपने आप को ठीक करना है, तो उस पर फोकस करिए और प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, एहतियात रखिए अभी के लिए, ठीक है। अभी तो आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते उकड़ू, लेकिन आप इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी आपको ये प्रॉब्लम ऐसी ना फेस करनी पड़े कि आपको कभी बैठ ही ना पाओ, है ना। तो थोड़ा सा एहतियात करके चलिए, और इतना नेगेटिव नहीं होना है कि हमारे लिए हम ज़िंदगी भर ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरों के एक्सपीरियंस देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ये करणदीप सिंह का मैसेज है, जिन्होंने कहा है कि जब मैं खड़े होकर काम करती हूँ तो भारीपन हो, मुझे डिस्क बल्ज है, मतलब होता है, भारीपन होता है और डिस्क बल्ज है इनको, खड़ा नहीं हुआ जाता है। 3.5 महीने हो गए हैं डिस्क बल्ज में। तो देखिए, डिस्क बल्ज जिनको भी लंबर में है उनको ये दिक्कत फेस आती है स्टार्टिंग में, ठीक है, कि जब भी खड़े होके काम करते हैं तब वो दर्द बढ़ता है और भारी या फिर भारीपन महसूस होता है, जो कि आपको हो रहा है, और ये मोस्टली पेशेंट को होता है, ठीक है। तो आपने अभी से प्रिकॉशंस को ध्यान रखना है, और अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करिए इमीडिएट। जो परहेज मैं बताती हूँ खाने के करने के, वो आप करना चाहें वो बिल्कुल आप अभी से स्टार्ट करिए। ज़्यादा देर खड़ा होना ठीक नहीं है, 15 मिनट से ज़्यादा किसी को, जिसको भी डिस्क बल्ज है, वो ज़्यादा देर खड़े ना हो, और उसके बीच में 15 मिनट खड़े करके कुछ काम किया है तो फिर बैठ जाएं, 5 मिनट का रेस्ट लें या लेट जाएं, जो ज़्यादा बेहतर है। और प्रिकॉशंस, आगे झुकना नीचे बैठना तो बंद करना ही करना है। हर चीज़ को जो मैंने बताया है नहाने धोने का, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और पालथी मत मारिए, बिना टेक लगाए मत बैठिए, सिर्फ कुर्सी पे बैठिए और कहीं मत बैठिए। कुर्सी ही आपको इस टाइम सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करने में। डबल सपोर्ट की बेल्ट भी लगाइए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। जिनको अभी अभी ये प्रॉब्लम हुई है उनको समझ भी नहीं आएगा, लेकिन मैंने जो चीज़ें बनाई हैं, जो वीडियोस बताई हैं, आपको बातें बताई हैं, उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो अभी के अभी ये प्रॉब्लम आपकी आगे बढ़ेगी नहीं और रिवर्स में जाएगी। तो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियोज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए, देखिए कि मैंने क्या क्या बताया है।
काम मैंने भी किए हैं घर के, तो वो कैसे किए हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद उन चीज़ों को अप्लाई कीजिए, ठीक है। और बाकी मसाज और सिकाई का भी थोड़ा एहतमाम कर लें, तो वो अभी आपको मदद करेगी। प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये एक किसी ने पूछा है कि मैम क्या ऑरेंज वगैरह भी नहीं खा सकते हैं क्या, बिकॉज इट्स सिट्रस मौसमी भी है ना। तो देखिए, हाँ जी बिल्कुल, सिट्रस फ्रूट ही मना है इसमें। सिट्रस में आपको मौसमी आएगी, संतरा आएगा, किनु आएगा, नींबू आएगा, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं वो सब बंद करिए, फ़िलहाल के लिए बिल्कुल बंद करिए। और इन मतलब एसिड होता है ना, ठीक है, सिट्रस में एसिड होता है और वो अच्छा नहीं है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि एसिडिटी की वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो इसीलिए शायद ये मना किए जाते हैं। तो वो अभी के लिए बंद करने हैं आपको। खट्टा जिसमें भी, अब अगर अंगूर ले लोगे आप, तो एक अंगूर मीठा है तो एक खट्टा भी है ना। अब खट्टा अंगूर आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो अवॉइड ही करें। जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है वो अवॉइड करें। और गोभी में पूछते हैं पत्ता गोभी खा सकते हैं, तो गोभी भी, फूल गोभी भी नहीं खाने भैया, फूल गोभी से बहुत गैस बनती है। जिनसे भी गैस बनती है वो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन लोगों तक जो इस प्रॉब्लम में हैं, इस तकलीफ़ में हैं, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए, ताकि जो लोग इस वक्त तकलीफ़ में हैं और जिन लोगों को राह नहीं मिल रही है उन लोगों तक भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपके माध्यम से पहुंच सके। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।